हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विजय कुशवाहा और आज हम लोग देखने वाले हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल हम लोग आज देखने वाले हैं। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व बेसिकली मैं बता देता हूँ। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व क्या होता है? कोई से भी अगर हमारे पास दो कर्व दिया हो, उनके बीच में जहां पे इंटरसेक्ट कट कर रहा हो, जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा हो, उस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, उस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों कर्व के लिए, तो जो उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। कोई सा भी कर्व हो, यहां हमारे पास दो सर्कल है, इनके बीच का हमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। इस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे थे, मैंने क्या किया, इन दोनों पे टेंजेंट निकाल लिया, दोनों सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के लिए। इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा, एंगल थीटा, वही हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। मैं दोनों पे अलग अलग मार्किंग कर देता हूं। ये इस सर्कल के लिए मैं रेड से मार्क कर देता हूं टेंजेंट, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई होता रहेगा। ये वाले सर्कल के लिए मैं इसको ग्रीन से कर देता हूं, ठीक है। ये दोनों सर्कल के लिए मैंने टेंजेंट्स निकाल लिए हैं। अब देखो, ये हमारा सर्कल, इसको मानता हूं ये हमारा S1 है, ये वाला सर्कल हमारा S2 है। ये हमारा जो सेंटर है इसको बोलता हूं C1, इसके सेंटर को बोल देता हूं C2, ठीक है। ये S1 है तो इसको C1, इसको C2। अब इससे, इसके सेंटर से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पे, जिस पॉइंट पे ये हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, तो क्या करेगा ये लाइन, इस पे 90 डिग्री बनाएगा, है ना। इसको मैं ग्रीन और रेड से मार्क कर देता हूं। इसका टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए थे, ग्रीन पे ड्रॉ किए थे, तो मैं इसको ग्रीन से कर देता हूं। ये हमारा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। किसी भी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से उसके टेंजेंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया गया है, वहां पे अगर आप लोग लाइन ड्रॉ करते हो तो क्या करता है, 90 डिग्री बनाता है ना। वैसे ही देखो, मैं इसके सेंटर से यहां पे कर देता हूं रेड वाले पे, तो ये भी 90 बनाएगा, रेड रेड के बीच का 90, ग्रीन ग्रीन के बीच का 90, है ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको मिला दे रहा हूं, दोनों सेंटर को मिला रहा हूं। इन दोनों सर्कल के सेंटर को मैंने मिला दिया है। अच्छा, इन C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस को हम लोग जनरली D से डिनोट करते हैं, मैंने D से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब देखो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या था, टेंजेंट्स के बीच का एंगल, मतलब ये थीटा, यही ये भी हमारा वही एंगल होगा थीटा, ये भी हमारा टेंजेंट है दोनों, इसके बीच का एंगल थीटा। लेकिन देखो, जो हम लोग R1 R2 को ये मिलाए हैं, ये वाला, ये हमारा क्या होगा, यहां से अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ये हमारा R1 होगा क्या, है ना। अगर ये सेंटर C1 है तो हमारा R1 होगा, ये R1 होगा, और ये वाला क्या होगा, R2 होगा, ठीक है। अब देखो, यहां पर से जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, हमारा R1 है। यहां से ये और ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये वाला पोर्शन, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। इस एंगल को मान लेता हूं अल्फा, इस एंगल को मान लेता हूं अल्फा, ठीक है। बहुत हम लोग टफ बनाते जा रहे हैं, इसको मैंने अल्फा बना लिया, टफ नहीं बनाते जा रहे हैं, अब बहुत इजी हो चुका है। अब अगर मैंने इसको अल्फा मान लिया है, तो देखो यहाँ पे हमको R1 दिया है, इस साइड की लेंथ, इस ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूं, यहाँ पर R1 दिया है, ये R2 दिया है, ये T दिया हुआ है। अब हम लोग कोसाइन फॉर्मूला लगा के अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला लगा के अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, कोसाइन फॉर्मूला देख लो पहले, इसको मैं रेज कर देता हूं, वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने बोला था। कोसाइन फॉर्मूला लगा के हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने वहां पे इसको इतना दिया था। देखो, कोसाइन, कोसाइन रूट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर हमारे पास ये वाला C है, एंगल C है, तो इसको हम लोग C मार्क कर देते हैं। ये अगर हमारा A है, इसको हम लोग साइड A मार्क कर देते हैं। ये अगर हमारा B है, तो इसको हम लोग B मार्क कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमारा क्या रिलेशन बन के आता है, C² = A² + B² माइनस 2AB cos, यहां पे C था cos C, ठीक है। अब इसको इधर ले आता हूं, C² को इधर ले जा रहा हूं, 2AB cos C = क्या हो जाएगा, A² + B² तो रहेगा ही रहेगा, अपना C² इधर आएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ आए। अब यहां से देखो, हम लोग cos C निकाल सकते हैं। cos C = क्या हो जाएगा, A² + B² - C² अपॉन 2AB, ठीक है। ये लो cos C की वैल्यू निकाला है, ये हमारा कोसाइन रूट से निकला, ठीक है। वही चीज मैं देखो याद करना था, हम लोग अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, R1 दिया है, R2 दिया हुआ है, यहाँ पे D दिया हुआ है, हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, यहाँ इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, अभी देखो ये आप लोग लिख लिए होंगे, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये आपको अल्फा दिया था,
यहाँ पर से देखो ये आपको अल्फा दिया है ना, ये वाला अल्फा दिया हुआ है, ये आपको डी दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है R2, ये आपको R1 दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ कोसाइन रूल से क्या हो जाएगा, कोसाइन रूल से क्या हो जाएगा हमारा cos c इक्वल टू मतलब cos अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। अब इसके लिए हम लोग प्रूफ कर लेते हैं जो हमारा एग्जैक्टली है। क्या हो जाएगा यहाँ से cos अल्फा इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लग देता हूँ, cos अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये लीजिए हमने कोसाइन फॉर्मूला से cos अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, लेकिन cos अल्फा अल्फा थोड़ी हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन था। ये तो हमारा देखो यहां से यहां तक था, ये तो हमारा यहां से यहां तक था। हमारा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ इतना है, थीटा है ना, थीटा है। तो हम लोग देखो कुछ और मॉडिफाई करके कोशिश करते हैं। देखो ये यहां से लेके ये ग्रीन वाला, ग्रीन पे 90 एंगल बना रहा था, क्यों? क्योंकि टेंजेंट हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया था, 90 एंगल है। यहां से लेके यहां तक का एंगल 90 है, यहां से लेके यहां तक एंगल 90 है, ये आपका थीटा है। ये बचा हुआ एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? कैसे? यहां से यहां तक का एंगल 90 है, इतना एंगल थीटा है, ये वाला बचा हुआ क्या होगा 90 में से थीटा माइनस हो जाएगा। वैसे ही देखो ये रेड और ये वाला रेड, ये हमारा रेड ग्रीन ब्लू बन चुका है, लेकिन ये हमारा रेड था ना, ये रेड से रेड के बीच का एंगल 90 है, इतना आपका थीटा हो गया। बचा हुआ एंगल क्या बनेगा, ये बचा हुआ एंगल ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा जाएगा ना। चलो यहाँ से लोग देखो रिलेशन देख लेते हैं, थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन बता दो मुझे, यही बता दो क्या हो जाएगा। अल्फा पूरा था, अल्फा इज इक्वल टू पूरा था क्या होगा 90 माइनस थीटा, और उसके बाद प्लस अल्फा, सॉरी प्लस थीटा है ना, प्लस ये वाला 90 माइनस थीटा। यहां देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ये थीटा से थीटा चले गए भाई साहब, 90 माइनस 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा। अल्फा की वैल्यू आया है 180 माइनस थीटा। यहां पर रख देते हैं cos अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू कितना आया है 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आया था R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन R1 R2 2R1 R2 आया था। अब बताओ cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। अब बताओ cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस cos थीटा इक्वल टू इतना था, तो आपका cos थीटा इक्वल टू क्या आने वाला है, cos थीटा इक्वल टू d स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, लेकिन ये प्लस बन जाएगा, तो d स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये आपका आ गया cos थीटा। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन छोटा सा कंक्लूजन और है हमारे पास, देखो सुनो, ये अगर आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन था, ये देखो मैं इधर में कहीं ड्रॉ करता हूं, इधर दिख रहा है ना, हाँ, ये अगर दो लाइन के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये थीटा था, बताओ इन दोनों के लाइन के बीच का ये भी तो एंगल है, ये इधर भी तो बना रहा था, अगर थीटा 1 ये थीटा 2 होना चाहिए ना। तो हम लोगों ने सिर्फ इसी को निकाल लिया है, सिर्फ इसको निकाला है, जो हमारा निकल के आया cos थीटा, लेकिन इसको भी तो निकालना पड़ेगा। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, अगर ये आपका थीटा था, ये आपका थीटा था, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा हमारा 180 डिग्री होता है, इधर भी 180 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, टोटल 180 था, कितना हमारा थीटा 1 हो गया, मतलब थीटा, तो बाकी बचा हुआ 180 माइनस थीटा है ना, बाकी बचा हुआ वाला भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। जिसका मतलब जो दूसरा आपका बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा दूसरा वाला और बनेगा। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा। बताइए cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो आपका जो ये बनने वाला था cos 180 माइनस थीटा, इसको मैं cos थीटा 2 लिख देता हूं, ये थीटा 1 हो गया, cos थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से हमारा पलट जाएगा माइनस किया, फिर से माइनस आया है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है इधर वाला एंगल होता है, एक इधर वाला। तो कुछ बुक में आपको ये मिलेगा, कुछ बुक में ये मिलेगा, तो दोनों हमारे सही होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास देखिए दो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकला क्या है, एक थीटा 1 निकल के आया, एक थीटा 2 निकल के आया, ये हमारा थीटा 1 हो जाएगा, ये हमारा थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा थीटा 1, इधर वाला थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है।
हम लोग किसी से भी किसी फॉर्मूला से निकालो, आपसे जानवी एक्यूट एंगल पूछता है, ज्यादातर एक्यूट एंगल पूछेगा, किसी से भी निकालो, अगर वो एक्यूट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो 180 में से माइनस कर दो, वो आपको एक्यूट एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे दोनों से एक किसी की याद कर लीजिए, दोनों सही होता है। ठीक है, अब लोग कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी चेक कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हमारा जब थीटा 90 डिग्री बन जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, मतलब हमारा थीटा 90 डिग्री हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री की इक्वल, पता है cos थीटा इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? cos थीटा की वैल्यू 90, cos 90 इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। cos 90 वैल्यू कितना होता है? 0 होता है ना, तो आपको हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ये हो जाएगा। अब बताइए ये हमारा 0 हो गया है, डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता, अनडिफाइंड बन जाएगा, इसका मतलब हमको इसको 0 होना पड़ जाएगा, तो इसको 0 दिखा दो। डी स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा डी स्क्वायर इधर रहेगा, इन दोनों को उधर भेज दो ताकि ये भी पॉजिटिव बन जाए। ये लो भाई साहब बन गए पॉजिटिव। यही होता है आपका कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। अगर दो सर्कल आपके ऑर्थोगोनल होंगे तो उनके बीच के उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी हो गया।